हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर से बेहतरीन आप कर ही रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि बढ़िया कर रहे होंगे, एकदम अच्छे से अच्छा लाइफ चल रही होगी, एंजॉय कर रहे होंगे, जी रहे होंगे। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पुराने कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे और थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी लग रहा होगा कि कभी कभी ऐसा लगता होगा कि भूल गए हो या ऐसा कुछ है। तो कोई बात नहीं, छोटा छोटा रिवीजन करते रहो, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ा जाता है, ठीक है ना। वैसा हमेशा ही हर कोई ये देता है ज्ञान कि धीरे धीरे करके मंजिल को पाया जाता है। खरगोश बन के भी मंजिल को पाया जा सकता है, बट ये साइमल्टेनियसली ट्रू है कि कछुआ बन के भी पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके हैं, है ना। तो इतिहास में चर्चे उन्हीं के होते हैं भैया, जो धीरे धीरे करके अपनी मंजिल को पा जाते हैं। तो ये बात तो तय कि खरगोश तो कभी भी चढ़ सकता था पहाड़ पर, तो उसकी कभी चर्चा नहीं होती। चर्चा कब हुई? चर्चा तब हुई जब एक कमजोर व्यक्ति ने वो ऊंचाइयां हासिल कर ली जीवन में जो कि असंभव लगने वाली चीज थी। तो जब आप असंभव लगने वाली चीज को संभव कर दिखाते हैं तो आप एक इतिहास बना देते हैं, आप एक मिसाल बन जाते हैं जिसकी पूरे सोसाइटी जिसको आइडियलाइज करती है। तो आप उस तरह से चलते रहिए धीरे धीरे करके। मैं ये नहीं कह रहा कि खरगोश मत बनो, बनो भैया, लेकिन कछुए भी बने रहोगे तो भी आप मंजिल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। मैं आपको फोटो हेलोजिनेशन के बारे में बता रहा था। मैं तुम्हें फोटो हेलोजिनेशन के बारे में बता रहा था। फोटो हेलोजिनेशन के बारे में बता रहा था। फोटो हेलोजिनेशन की चर्चा चल रही थी अपनी, और मैंने कहा था ब्रोमीन बहुत समझदार होता है, आयोडीन अति समझदार होता है, क्लोरीन उतना समझदार नहीं होता, और फ्लोरीन तो बिल्कुल ही नहीं। उसका तो जो जहां से हाइड्रोजन मिल जाए वो वहीं पर आकर के अटैक कर देता है, ठीक है ना। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से, एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये एक सबस्ट्रेट है। ये क्या है? मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। मैं इस पर फोटो हेलोजिनेशन कराना चाहता हूं। मान लो क्लोरीन की सनलाइट के साथ रिएक्शन करा दी, तो आपने अगर यहां पर 3 डिग्री का क्लोरीन बना भी दिया, 3 डिग्री का क्लोरीन अगर आपने बना भी दिया, फिर आप फर्दर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे, ब्रोमीन Br रेडिकल जनरेट होगा। यहाँ इसको याद रखना है, इस प्रश्न को। तो पहले रेडिकल जो बनेगा वो यहां पर रेडिकल बनेगा। अब यहां पर एक विशेष तरह की क्रिया होती है। यहां पर क्या होता है? हैलाइड का शिफ्ट होता है भैया, हैलाइड का शिफ्ट होता है ब्रोमीन के लिए। ब्रोमीन कह रहा मैं जुड़ूंगा ही नहीं 1 डिग्री पर, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो क्लोरीन कह रहा है अपने कोई दिक्कत नहीं है, मैं जुड़ जाऊंगा। क्लोरीन कह रहा मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रोमीन इसके ऊपर आकर के जुड़ता है। तो इस एग्जाम्पल को बिल्कुल थ्योरी की तरह याद रखना। इस एग्जाम्पल को आपको कैसे याद रखना है? बिल्कुल थ्योरी की तरह याद रखना है कि किस तरह से ये रिएक्शन हुई है। हमारी हैलाइड शिफ्ट रिएक्शन होती है, इसमें हैलाइड का शिफ्टिंग होता है, ठीक है ना। अब रेडिकल स्टेबिलिटी की चर्चा कौन करता है ज्यादा? ब्रोमीन को ज्यादा दिक्कत है। आयोडीन जो हमारा क्लोरीन है उसकी रेट इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहां पर भी बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है, यहां पर भी बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है, यहां पर भी बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है, और एक CH4 है। तो आप देखो, इससे तो जो रेडिकल बनेगा वो मोस्ट स्टेबल बनेगा, और इससे जो रेडिकल बनेगा वो लीस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगा। लेकिन फिर भी जब आप क्लोरीनेशन करवाओगे, जब आप क्लोरीनेशन करवाओगे तो भले ही इसमें थोड़ी सी रेट ज्यादा होगी, लेकिन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा रेट का फर्क पड़ेगा, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्लोरीनेशन सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है। तो इनकी रेट में डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। लेकिन यही प्रोसेस अगर तुम ब्रोमिनेशन के लिए करवा रहे होते Br2 सनलाइट, तो यहां रेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता, क्योंकि ब्रोमीन जो है उसे भैया स्टेबल फ्री रेडिकल चाहिए। अगर रेडिकल स्टेबल नहीं बन रहा तो उसे कोई मतलब नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आगे कहानी किस तरह से चल रही है। एक और रिएक्शन के बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक और रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी एल्केन है मेरे पास, RH टाइप का कोई भी एल्केन है, कोई भी मेरे पास एल्केन है, इसकी रिएक्शन अगर मैं SO2Cl2 के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा दूं? SO2Cl2 के साथ अगर इसे हीट कर दिया जाए तो RCl बन जाता है। स्टेबल रेडिकल बना के क्लोरीन जोड़ना होता है, साथ में SO2 गैस निकल जाती है और HCl गैस निकल जाती है। तो आप ये कहते हो कि ये वाली जो रिएक्शन है ये वुड्स रिएक्शन से कहीं अच्छी है।
ये वुड्स, क्योंकि आपका जो एल्काइल हैलाइड बनेगा ना इसमें वो प्योर बनेगा, क्योंकि बाकी तो सब गैसियस प्रोडक्ट हैं और गैसेज बाहर निकल जाएंगी। जबकि वुड्स रिएक्शन में दिक्कत थी, वुड्स रिएक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था, कई सारी चीजें बन रही थी। अब देखो मैकेनिज्म, ये महत्वपूर्ण जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहा जाता है रीड्स रिएक्शन। इसे क्या कहा जाता है? रीड्स रिएक्शन कहा जाता है। एक्चुअली SO2Cl2 की कहानी कुछ ऐसी है। SO2Cl2 की कहानी कुछ कैसी है? ऐसी है। ये है हमारा SO2Cl2। जब आप इस पर सनलाइट डालते हो या जब इसे हीट करा जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है। तो यही करेगा, और कौन करेगा? सिंगल बॉन्ड यही है। आप ये मानो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया, एक जगह Cl जुड़ गया और एक जगह SO2 जुड़ गया। RSO2Cl2 ये यहां से बनता है। R पहले इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दो तो यहां से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ये बनता है, ये, और ये होता है डिटर्जेंट। ये क्या होता है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट। तो ये जो रिएक्शन है रीड्स रिएक्शन, ये डिटर्जेंट बनाने के भी काम में आती है। ये किस काम में आती है? डिटर्जेंट बनाने की रिएक्शन काम में आती है। मैं आपको दिखा देता हूं, इसका समरी देखिए फटाफट। आप देखिए रीड्स रिएक्शन के बारे में फटाफट देखिएगा। मैं आपको शो कर देता हूं रीड्स रिएक्शन, देखिएगा रीड्स रिएक्शन के बारे में। रीड्स रिएक्शन, और फटाफट से रीड्स रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आइए, ये है रीड्स रिएक्शन आपके सामने। कोई भी एल्केन है, इसकी रिएक्शन SO2Cl2 के साथ कराओगे सनलाइट के प्रेजेंस में या हीटिंग पे, RCl SO2 गैसियस बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। बेस्ट मेथड है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाने का, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो गैसेज हैं। जब आप हीट करते हो तो SO2Cl बनता है, क्लोरीन जाकर के जुड़ गया, इस तरह से रिएक्शन चलती है। फाइनली ये बॉन्ड टूट करके SO2Cl2 बन जाता है। ये एल्केन सल्फोनाइल क्लोराइड जो बनता है, ये बीच की स्टेट बनती है। अगर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दी जाए तो सोडियम एल्काइल सल्फोनेट बनता है, जो कि डिटर्जेंट है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्केन सल्फोनाइल क्लोराइड आर कोल्ड एज डिटर्जेंट। सो रीड्स रिएक्शन जो है वो डिटर्जेंट बनाने के काम में आती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज कर दो, लिख रहे हो तो जल्दी लिखो, फिर आगे चलते हैं। आओ देखो अब देखिए एक दो रिएक्शंस और हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जैसे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। एक आध रिएक्शन याद करने वाली है और बस फिर एल्केन हमारा खत्म। फिर हम एल्कीन और एल्काइन के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। आओ देखो, समझना ध्यान से। जैसे अगर मैं सल्फोनेशन करना चाहता हूं एल्कीन का, तो प्रोसेस तो एक ही है, और वो उस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस का नाम है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन आपको करवानी होती है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ। तो यहां से जो बन जाता है RSO3H, ये यहां से साथ में आपका बनता हुआ नजर आता है। अब देखो किस तरह से, एक्चुअली जब आप H2SO4 को हीट करते हो, जब आप H2SO4 को हीट करते हो तो ये वाला जो बॉन्ड है इसका होमोलिसिस हो जाता है, और आप देखो ये R रेडिकल के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा? RSO3H। ये क्या बना लेगा? RSO3H। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप इसमें सोडा लाइम हीट कर देते हो तो RH वापस बन जाता है और SO3 गैस रिलीज हो जाती है। इसी तरह से नाइट्रेशन होता है, जब आप इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 के 3 के साथ करा देते हो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दैट इज दिस OH डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और नाइट्रो एल्केन यहां से आपको देखने को मिलता है। नाइट्रो एल्केन। अब बताओ, नाइट्रो एल्केन में अगर मैं रेड फॉस्फोरस HI डालूंगा तो क्या होगा? नाइट्रो एल्केन में अगर मैं रेड फॉस्फोरस HI डालूंगा तो क्या होगा? एमीन बन जाएगा RNH2। बताओ, इसकी रिएक्शन अगर मैं डाइजोनियम के साथ करा दूंगा, वो सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 या NaNO2 HCl के साथ करा दूंगा तो मैंने तुम्हें कहा था 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 या NaNO2 के HCl के साथ करा दी जाए तो डाइजोनियम बन के नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, कार्बोकटाइन यहां से देखने को मिलता है, ये बन जाएगा यहां से, ठीक है ना। कार्बोकटाइन देखने को मिलता है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आप लेकर के आते हो यहाँ पर तो ये सब हट जाएंगे और RNU बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद अब कुछ
लर्न करने वाली रिएक्शंस हैं तुम्हारी कि अगर आपका कोई मेटेलिक ऑक्साइड है, अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, जैसे ये प्लस Al2O3 और MO3, कई बार हो सकता है कि तीनों का कॉम्बिनेशन ले, कई बार हो सकता है कि एक ले ले, तो भी यही रिएक्शन करनी है, ठीक है ना। आओ देखो, इसी तरह ZNO, MO3, Cr2O3, इस तरह के कोई ले लेते हो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और अनसैचुरेटेड की तरफ मूव करने लगता है। यहां से अगर आप 6 कार्बन की चेन ले लेते हो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके बेंजीन बनती है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो ये कुछ रिएक्शंस लर्न करने वाली हैं, मैंने इनके की पॉइंट भी बना रखे हैं, आपको एक बार मैं शो कर देता हूं, ध्यान से समझना ध्यान से। जैसे पहली मेरे पास रिएक्शन है सल्फोनेशन, जैसे पहली मेरे पास कौन सी रिएक्शन है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बारे में देखिए, सल्फोनेशन मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। RH की रिएक्शन, किसी भी एल्केन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ करा दोगे तो क्या बनेगा, RSO3H, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दोगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, SO3H, RSO3H बनेगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, जैसे मेरे पास ये एक रिएक्शन है, एक सवाल है, देखो जरा ध्यान से समझो पहले। कॉन्सेंट्रेटेड HF2SO4 हीट किया, यहाँ पे 3 डिग्री पे SO3H जुड़ गया। सोडा लाइम हीट मैंने पहले भी तुम्हें बताया था अभी कि जब आप इसके सोडा लाइम डाल के हीट करोगे तो SO3 गैस बाहर निकल जाएगी। फिर आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हीट करोगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस HI इसे 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर देगा। NaNO2 HCl कर दोगे तो डाइजोनियम बन जाएगा, फिर कोई नया न्यूक्लियोफाइल लाओगे तो वो जुड़ जाएगा। यही मैकेनिज्म मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा सवाल है, याद होना चाहिए आपको, स्पेशली रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कुछ रिएक्शन याद करने वाली हैं, RMR रिएक्शन, रट्टा मार रिएक्शन टाइप हैं, याद करनी है। करने का तरीका देखो, जो सिफारिश अल्लाह करे, ZNO, SiO2, Al2O3 और Cr2O3 चार हैं, जो सिफारिश अल्लाह करे, तबाह हो जाए एल्केन सारा, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाएंगे, तो छोटे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब तरह के प्रोडक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। थर्मल क्रैकिंग रिएक्शन कहलाती है ये, जो सिफारिश अल्लाह करे, तबाह हो जाए सारा एल्केन। और उसके बाद अगला है 4 मेटल ऑक्साइड, तो पूरा एल्केन तबाह हो जाएगा। 3 ले लिएगा, जो सिफारिश अल्लाह करे, तो जो सिफारिश ZNO, SiO2, Al2O3, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक, बट CH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और करो मोहब्बत अल्लाह से, इसका है करो मोहब्बत अल्लाह से, तो सांसें नहीं टूटेंगी, मतलब कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। तो जब ये तीनों ले लेते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, और ये तीनों ले लेते हो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। लिखिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं, मूव करते हैं आगे। आपको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेना होगा। चलिए आगे देखो। उसके बाद है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। आपके जरूरी नहीं है कि करो मोहब्बत अल्लाह से तीनों आप ऑक्साइड लो, अगर एक भी ले लिया तो भी हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर का साइन जरूर लगा लीजिएगा यहां से, हाई टेम्परेचर पर अगर आपने कोई एक भी ले लिया तो भी हाई टेम्परेचर पर बेंजीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, याद करनी है भैया। अगर AlCl3 हीट कर देते हो तो ब्रांच एल्केन बन जाता है। AlCl3 हीट करने से, जैसे ये लीनियर है, एक कार्बन से ब्रांचिंग हो जाएगी, जैसे ये लीनियर है या एक ब्रांच है तो 2 ब्रांचिंग हो जाएंगी। AlCl3 हीट क्या करता है, आइसोमेराइजेशन करता है, यानी ब्रांचिंग कर देता है। उसके बाद AlCl3 हीट क्या कर देता है, याद करने वाली रिएक्शन है। AlCl3 हीट क्या कर देता है, जल्दी बोलो मेरे साथ, क्या करेगा, ब्रांचिंग करेगा, ठीक है ना। जो आपकी लीनियर एल्केन है, अगर उसे ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किसको, कौन सा रिएजेंट लेना पड़ेगा, AlCl3 हीट। ध्यान रखना,
ऐसे याद रखना कि जब भी कभी AlCl3 को देखो तब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए यार एल्केन के साथ AlCl3 क्या कर सकता है। तो AlCl3 तो कुछ कर ही नहीं सकता, एल्केन के साथ क्या करेगा यार बताओ, क्योंकि उसके पास न तो लोन पेयर है, उसको देने के लिए कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन वो लेगा नहीं, उसे लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो AlCl3 ही कोई रिएक्शन तो करेगा नहीं, कोई रिएजेंट तो है नहीं, तो ये क्या कर रहा होगा, कुछ अलग ही कर रहा होगा, याद करने वाली रिएक्शन। तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। उसके बाद एक कैटलिस्ट और आता है अपना, दैट इज कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट, उसे हम विल्किंसन कैटलिस्ट का नाम देते हैं। ये है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट RHCl PPS3 का होल थ्राइस। ये क्या करता है, एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, जैसे हमारा लिंडलार कैटलिस्ट करता था। एल्कीन नेक्स्ट टू पोलर ग्रुप को, एल्केन में कोई पोलर ग्रुप लगा हुआ है ऐसा वाला मान लो, और यहां पर मैं एल्कीन लगा दूं तो उस एल्कीन को रिड्यूस कर देगा, बाकी नॉर्मल एल्कीन को कुछ नहीं कहेगा। और एल्डिहाइड या जैसे आपका ZnHgHCl या NH2NH2KOS तो क्या करता था, कार्बोनाइल की मुंडी उड़ाता था, ये वो पूरा कार्बोनाइल कार्बन ही काट देगा। मान लो 6 साइक्लोहेक्सेनोन है, 6 कार्बन की रिंग में डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, तो 5 मेंबर की रिंग रह जाएगी, वो C डबल बॉन्ड ओ पूरा ग्रुप उड़ जाएगा। तो ये एक अलग से कहानी है ऑक्सीडाइज इसका रिड्यूसिंग एजेंट की। अल्काइन को सिस एल्कीन में कर विल्किंसन कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, विल्किंसन कैटलिस्ट नाम से पूछा जाता है, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करेगा, एल्काइन को सिस एल्कीन में, एल्कीन नॉर्मल एल्कीन को कुछ नहीं कहेगा, बट पोलर ग्रुप के बाद वाली एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करता है और एल्डिहाइड की गर्दन काट देगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल को समझिए, ये वाली एल्कीन जो है इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा, और ये वाला पूरा पार्ट ही उड़ जाता है। तो यहाँ 4 कार्बन दिख रहे हैं, आपको 3 ही कार्बन दिखेंगे, आपको यहां से 3 ही कार्बन देखने को मिलेंगे, 3 ही कार्बन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं। कुछ और याद रखने वाली रिएक्शन है कि अगर आप CH4 को H2O स्टीम की प्रेजेंस में लेते हैं तो सिन गैस बनती है, नाइट्रोजन के साथ HCN बनता है, अमोनिया Al2O3 के साथ HCN बनता है। याद करिए, करनी ही पड़ेंगी ये रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ HCN, H2O स्टीम के साथ CO+H2 और अमोनिया Al2O3 के साथ HCN बनता है। और ये आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, CH4 को ये हमारा एल्केन यहाँ पर हम खत्म करते हैं। एल्कीन और एल्काइन के विषय में अब चर्चा करेंगे, बस केवल देखिए आप, हमें अब जो चर्चा करनी है वो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, क्या क्या प्रोडक्ट बनने हैं। तो यहां तक हमारा समाप्त हो जाता है हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट जिसे हम एल्केन से नाम से जानते हैं। यहां तक हमारा समाप्त हो गया है हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट जिसे हम एल्केन के नाम से जानते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं एल्कीन और एल्काइन। हम जो एल्कीन और एल्काइन करेंगे वो एक साथ करेंगे, हम जो एल्कीन और एल्काइन करेंगे वो एक साथ पढ़ेंगे। एल्कीन और एल्काइन देखिए हमें एक साथ पढ़ना है, एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइन देखिए, देखो जरा ध्यान से, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब जहां हाइड्रोजन की कमी होती है वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। तो बोथ आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन के लिए अपन ने बात करी ली थी कि एल्काइन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कीन, क्योंकि एल्काइन में हिंड्रेंस कम होती है और एल्कीन में हिंड्रेंस ज्यादा होती है। मैक्सिमम रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन की सेम होंगी क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। एल्कीन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और एल्काइन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इसलिए इनकी मैक्सिमम रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर और अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। जनरल सैचुरेटेड कंपाउंड आर मोर स्टेबल, इन जनरल में सैचुरेटेड ज्यादा स्टेबल होता है देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच होने से अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएंगे और वे क्या करेंगे, सैचुरेटेड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। तो एक बार अपने पास इलेक्ट्रोफाइल जोड़ लेंगे और फिर अपने पास न्यूक्लियोफाइल जोड़ लेंगे, तो इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? इस तरह से चर्चा करेंगे। आप इसका इंट्रोडक्शन है, जल्दी से जल्दी आप इसको कॉपी करें, नोट करें। आइए अब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे हो रहा है। मेरी बात को
ध्यान से समझना कि वास्तव में चल क्या रहा है। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके पास ENU टाइप का स्पीसीज आया, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये जब इलेक्ट्रोफाइल को आकर्षित करेगा तब ये बॉन्ड इस तरह से आप शिफ्ट कराओगे, क्योंकि इसे नेगेटिव चाहिए, कार्बोकटाइन बनाओगे, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, ये लीजिए, और बाद में इसके पीछे पीछे NU आ जाता है। इस तरह की रिएक्शंस ये शो करते हैं। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे, एल्कीन की जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा चलेगी तो इस तरह से चर्चा चलेगी। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। बाद की बात है, अभी नहीं है। अभी एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो एक बार, देखो मैं लिखवाऊंगा तुमको, देखो इधर ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा स्पीसीज है जिसके लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर आपके पास हाइड्रोजन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर कोई बेस डाल दिया। क्या कर दिया भैया, कोई बेस डाल दिया। बेस क्या है, B-, या कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। मान लो, बेस भी क्यों मानो, आप तो ये सोचो कि कोई न्यूक्लियोफाइल आपने डाल दिया, कोई आपने यहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। ये न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, और मान लो R- ही डाल दिया, एज वेल एज ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल दो काम कर सकता है। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक एक्शन शो करे तो क्योंकि इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैक मारेगा, लिविंग ग्रुप को यहां से बाहर निकाल देगा और ये बन जाएगा। लिविंग ग्रुप निकल के अगर वहां पर कोई नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए तो ये कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, जल्दी बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, एसएन रिएक्शन कहते हैं। मान लो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा, किसी कारणवश न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा, तो ये क्या करेगा हमारा भाई, न्यूक्लियोफाइल बगल के कार्बन से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल लेगा। बीटा पोजीशन से क्योंकि पावरफुल है, हाइड्रोजन निकाल लेगा, CH2, यहां पर Lg, अगर उसने H+ निकाल लिया तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव और उसी पर लिविंग ग्रुप, कार्बन पर नेगेटिव और उसके पास वाले कार्बन पर लिविंग ग्रुप, इंटरनल अटैक मारता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया, यहां पर ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ये वाली रिएक्शन कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो मेरे सामने अब जो बड़ा प्रश्न है, मेरे सामने जो अब बड़ा प्रश्न है, वो बड़ा प्रश्न ये है कि मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊं या मैं एलिमिनेशन कराऊं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर हाई टेम्परेचर दे रखा है, अगर हाई टेम्परेचर और इस हिंडर्ड सबस्ट्रेट, हाई टेम्परेचर और हिंडर्ड सबस्ट्रेट, हमेशा एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पर ही कराना पड़ेगा तुम्हें। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है एलिमिनेशन, क्योंकि आप दो बॉन्ड तोड़ रहे हो और बनाया कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड। हम जानते हैं कि बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो बॉन्ड टूटे तो दो और बना एक, तो ऑब्वियस है निकलने वाली एनर्जी कम होगी और देनी ज्यादा पड़ेगी। तो हाई टेम्परेचर अगर ले लिया जाए और साथ में यहां पर हिंड्रेंस हो, यानी 3 डिग्री का सबस्ट्रेट, 2 डिग्री का सबस्ट्रेट, 1 डिग्री का सबस्ट्रेट, तो आप एलिमिनेशन कराते हो। लो टेम्परेचर हो और अनहिंडर्ड सबस्ट्रेट हो, जैसे 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री में तो सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है। तो हम सब्स्टिट्यूशन की बजाय किसको प्रायोरिटी देंगे, एलिमिनेशन को प्रायोरिटी देंगे। बहुत सारे तरह की एलिमिनेशन होती हैं, E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, E2 बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन, E1CB एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस, EI इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। तो ये इस तरह की कई सारी एलिमिनेशन रिएक्शंस की चर्चा हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि जब हमारा एलिमिनेशन होगा तभी तो हम एल्कीन या एल्काइन बना पाएंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के लिए हमें अब पढ़ना होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन एलिमिनेशन पढ़ने से पहले मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसा भी एलिमिनेशन हो, हमेशा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, लो टेम्परेचर पर कभी भी एलिमिनेशन नहीं होगा। ध्यान रखना, हीटिंग चाहिए कि क्योंकि दो बॉन्ड टूटते हैं और बनता एक बॉन्ड है। क्लियर है, मैं शो करता हूं, आप देखिएगा, देखो जरा ध्यान से।
आओ देखो, देखिए, देखो, तो मैं क्या कर रहा था आपको, मैं ये कह रहा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ENU टाइप का स्पीसीज इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ENU टाइप का स्पीसीज है, यहां पर ENU टाइप का स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया पीछे पीछे, ये वो कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बाद की बात है। लिविंग ग्रुप के साथ सबस्ट्रेट है, पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, कटायन बन गया B-, ये दूसरे तरह से बताया हुआ है, ऐसे मान लो, वो मैंने दूसरी तरह है, वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, कटायन बन गया, B- यहाँ पे जाके जुड़ गया अगर, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ से H निकाल लिया तो एलिमिनेशन हो गया। हिंड्रेंस अगर है, हाई टेम्परेचर है, तब हम एलिमिनेशन करेंगे, अदरवाइज हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे अगर अनहिंडर्ड है और लो टेम्परेचर है। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करिए। एलिमिनेशन रिएक्शन मुख्यतः 4 प्रकार के हम पढ़ेंगे, E1 E2 E1 CB, कॉन्जुगेट बेस के थ्रू, EIIC इंट्रामोलिकुलर साइक्लिक एलिमिनेशन। कैसा भी एलिमिनेशन हो हमेशा हाई टेम्परेचर पर होगा। लिखिए फटाफट, तेज गति से लिखिए। एलिमिनेशन चाहे कैसा भी हो आपका हमेशा हाई टेम्परेचर पर होगा। जल्दी कीजिए। तो अब हम बात करेंगे E1 रिएक्शन। E1 बहुत अच्छी एक साधारण सी रिएक्शन है, अच्छी तो क्या, लिविंग ग्रुप वाला सबस्ट्रेट है, पोलर सॉल्वेंट में डालो, कार्बोकटाइन बन जाएगा। उस कार्बोकटाइन के साथ वो सब कुछ हो सकता है, जैसे इंटरनल अटैक हो सकता है उसके ऊपर, वो रीअरेंजमेंट कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, तो कार्बोकटाइन सब कुछ कर सकता है। यही रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, RDS। यहाँ पर बेस का कोई जिक्र नहीं किया जाता, लिविंग ग्रुप बस बाहर निकल जाता है, कार्बोकटाइन यही RDS है, तो आप लिखोगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। केवल रेट जो है आप, क्योंकि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसमें केवल एक रिएक्टेंट आ रहा है, तो मैं इसी की कंसंट्रेशन को जज करके इसी से मैं रिएक्शन की रेट डिसाइड करूंगा, क्योंकि दूसरा तो कोई आ ही नहीं रहा। इसका कितना ही स्टोइकोमेट्री है 1, इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है 1, इसलिए आप कहोगे मोलिकुलरिटी भी इस रिएक्शन की कितनी होती है 1, और ऑर्डर भी कितना होता है 1। कार्बोकटाइन बना लिया, सब कुछ करेगा, और फिर सेकंड स्टेप में ये बनने के बाद दूसरी स्टेप में क्या करता है, बेस बगल से हाइड्रोजन बाहर निकाल के ले जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, नोट द पार्ट ऑफ RDS में क्योंकि एक ही चीज पार्टिसिपेट करती है, दैट्स वाई ये 2 स्टेप में होते हुए भी ये रिएक्शन, इसका मोलिकुलरिटी कितना होता है 1, और ऑर्डर भी कितना होता है 1। इस बात का आपने को ध्यान रखना है। वेरी गुड। लिविंग ग्रुप जैसे नाइट्रोजन, H2O, ये सब सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो निकल रहे हैं अपने आप। हाई टेम्परेचर E1 को सपोर्ट करेगा, हाईली पोलर सॉल्वेंट सपोर्ट करेगा। रेट स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकटाइन फॉर्म्ड देखनी है। हाइड्रोजन रिमूवल जो है वो फर्स्ट स्टेप में लगता है, इसलिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता। क्या होता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट? जब हम हाइड्रोजन की बजाय ड्यूटेरियम लगा दें। एक बार एक सबस्ट्रेट ऐसा लें जिसमें हाइड्रोजन लगा है, एक बार एक सबस्ट्रेट ऐसा लें जिसमें ड्यूटेरियम लगा है, और हाइड्रोजन का आइसोटोप बदलने से अगर उसकी रेट पर फर्क पड़ जाए तो हम उसे कहते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर हाइड्रोजन का निकलना स्लो स्टेप होता, जो कि हमारा कैसा है, फास्ट स्टेप है, अगर ये निकलना स्लो स्टेप होता तो हम कहते हैं इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये फास्ट स्टेप में है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्यूटेरियम लगा है कि हाइड्रोजन प्रोटियम लगा है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व नहीं होता। जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी लिखना है, फिर आगे चलते हैं। देखिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है। अगर जैसे इसमें ये हो रहा है, बेस रेट इसकी R1 है, अगर मैं ड्यूटेरियम ले लूं तो रेट R2 हो जाए। अगर रेट R1 R2 दोनों अलग अलग हैं, यानी आइसोटोप बदलने से अगर रेट बदल जाए तो वो कहलाता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। लिखिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब एक चीज को ध्यान से समझना, एक चीज को ध्यान से समझना। एक चीज को समझना यार। मान लो कि मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन ले रखी है, इस तरह से मैंने ले रखा है CHLG, CHH और CH3। इसको मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो लिविंग ग्रुप तो निकल गया, अब मान लो क्या हो गया, लिविंग ग्रुप तो निकल गया, यानी ये पॉजिटिव आ गया,
ठीक है ना। आओ देखो एक बार जरा ध्यान से देखो, जहां पर पॉजिटिव आया है वो अल्फा है, उसके बाजू वाली पोजीशन बीटा है। अगर मैं इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाल लूं तो मेरे पास जो एल्कीन बनेगी वो कुछ इस तरह की एल्कीन बनेगी, ये मेरे पास इस तरह की, और इधर वाले से निकाल दूं तो मेरे पास जो एल्कीन बनेगी वो कुछ इस तरह की एल्कीन बनेगी। अब आप बताइए इन दोनों एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन है? एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे देखोगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बेस्ड ऑन अल्फा एच, एल्कीन बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन पर डिपेंड करती है, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर डिपेंड करती है, एंड दैट डिपेंड ऑन अल्फा एच, एंड दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अभी इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। जबकि यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूँ तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबल एल्कीन कहलाती है सेडजेफ एल्कीन। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? सेडजेफ एल्कीन नाम दे देते हैं, और इसे हम नाम दे देते हैं होफमैन एल्कीन। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? होफमैन्स एल्कीन कहते हैं। लेस स्टेबल एल्कीन बने, कम अल्फा एच वाली बने, उसे हम होफमैन एल्कीन कहते हैं। ज्यादा अल्फा एच वाली बने उसे हम सेडजेफ एल्कीन कहते हैं। आपको ये जानकर बड़ा मजा आने वाला है, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि अगर आपने एक ऐसा सबस्ट्रेट ले रखा है, ये वाला, ये ले लिया मान लो, अब इसका ये हाइड्रोजन भी वैसा ही है, ये हाइड्रोजन, तो ऐसे सबस्ट्रेट में कोई भी होफमैन सेडजेफ नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। यानी अगर बनने वाली एल्कीन सिमेट्रिकल बन रही है, मतलब इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम है, तो वहां कोई होफमैन सेडजेफ नहीं होता। आइए मैं आपको शो कर देता हूं आज की क्लास का आखिरी पेज, फिर इसके बाद हमें एग्जाम्पल करने हैं जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। आइए देखिए, ये जहां पॉजिटिव है वो अल्फा, ये बीटा। अगर मैं मोर स्टेबल एल्कीन बनाऊं तो सेडजेफ एल्कीन है, लेस स्टेबल एल्कीन बनाऊं तो होफमैन एल्कीन है। अगर मेरा सबस्ट्रेट, अच्छा यहाँ तो ये मैंने वो वाला सबस्ट्रेट बेंजीन वाला लिया नहीं, अगर साइक्लोहेक्सेन के ऊपर लीविंग ग्रुप लगा होता तो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट ही बनता। अगर साइक्लोहेक्सेन के ऊपर लगा होता तो सिंगल प्रोडक्ट ही आपको देखने को मिलता। जैसे अगर ये है, यहाँ पर लीविंग ग्रुप है और बेस डाल दिया जाए इसमें, तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा, इसमें कोई होफमैन सेडजेफ नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये कटायन बन गया, इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? ये वाला बीटा और ये वाला बीटा। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे सबसे ज़्यादा स्टेबल, यहाँ बनाओगे कम स्टेबल, यहाँ बनाओगे तो भी कम स्टेबल। सेडजेफ एक ही होता है, ध्यान रखना, होफमैन कितने भी हो सकते हैं, मेजर एक ही होगा। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, अगले टर्न पर फिर मिलेंगे। हमें नई रिएक्शंस करनी है, एग्जाम्पल करने हैं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ते जाना, पीछे का रिवाइज करना है, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जितने क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। बने रहो, लगे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच।